हेलो स्टूडेंट्स, नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं हम फ्रिक्शन। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसमें आपको फ्रिक्शन के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। यू माइट हैव सीन ए ड्राइवर ऑफ ए कार और ए ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट द ट्रैफिक सिग्नल। आपने किसी बस या कार के ड्राइवर को ट्रैफिक सिग्नल पर व्हीकल को धीमा करते हुए देखा होगा। यू टू स्लो डाउन योर बाईसाइकिल whenever needed by applying brakes। इसी तरीके से आप ब्रेक अप्लाई करके आप अपनी साइकिल को धीमा कर सकते हैं। Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो व्हीकल स्लो हो जाता है? Not only vehicle, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it। न केवल ब्रेक लगाने पर कोई भी व्हीकल या फिर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अपने आप स्लो हो जाता है, बेशक से उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। फाइनली इट स्टॉप। हैव यू नॉट सीन ए मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। आपने देखा भी होगा कि कैसे कोई ग्राउंड पर चलती हुई जो बॉल है अपने आप थोड़ी देर बाद रुक जाती है। इसी तरीके से और एग्जांपल दिए हैं कि जब बनाना पील पर आपका पैर आ जाता है तो वो किस तरीके से आप स्लिप हो जाते हो। उसके बाद है ये यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए हैं जिसमें आपको बताया है कि कैसे एक जो बॉय है वो बनाना स्लिप पर उसे स्लिप हो गया है। उसके बाद है ये सारे एग्जाम्पल हमारे फ्रिक्शन के थे। हमने चैप्टर 11 में फ्रिक्शन की इंट्रोडक्शन पढ़ी ली थी, तो आपको पता है कि फ्रिक्शन क्या होता है, उसको और क्लियर कर लेते हैं। एक्टिविटी 12.1 जेंटली पुश ए बुक ऑन ए टेबल। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम। कह रहे हैं कि किसी बुक को टेबल पर जो रखी है उसको जेंटली पुश करो और फिर इसी एक्टिविटी को रिपीट करते हुए दूसरी तरफ से बुक को अपनी ओर पुल करो। दोनों ही कंडीशन में बुक थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। कैन वी से दैट ए फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन ए बुक अपोजिंग इट्स मोशन। क्या हम कह सकते हैं कि बुक जो मूव कर रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है। यस, दिस फोर्स इज़ फ्रिक्शन। ये डायग्रामेटिकली आपको समझाया है कि बुक को आप पुश कर रहे हैं फिर दूसरी डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो जब भी आप बुक को पुश करेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फ़ोर्स लगेगा और उसी फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। ये देखो, यू सा that if you apply the force along the left, friction act along the right। अगर आप फोर्स लेफ़्ट में अप्लाई करते हो तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो राइट की तरफ अप्लाई होगा। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स along the right, the friction act along the left। अगर आप फोर्स राइट में अप्लाई करते हो तो जो फ्रिक्शन है वो लेफ़्ट में एक्ट हो जाएगा। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द बुक। दोनों ही केसेस में जो मोशन है बुक का वो रुक जाएगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, या हम ये कहेंगे कि उसको रोकने की कोशिश करता है। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। जो ऊपर हमने एक्टिविटी की है उसमें जो फोर्स लगा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो बुक और टेबल की सरफेस के बीच में लगा है। इन द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस। फ्रिक्शन के लिए ये सभी सरफेसेस के लिए सेम कंडीशन होती है। उसके बाद अभी आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन समझाने के लिए एक्टिविटी 12.2 करवा रहे हैं। टाई ए स्ट्रिंग अराउंड ए ब्रिक। एक ब्रिक के चारों तरफ कोई रस्सी बांध लीजिए। पुल द ब्रिक बाय स्प्रिंग बैलेंस। और ब्रिक को हम एक स्प्रिंग बैलेंस से खींचेंगे। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। उसको खींचने के लिए हमें कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा।
नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिलोंग टू मूव। जैसे ही ईंट चलना स्टार्ट करती है तो आप जो रीडिंग आई है स्प्रिंग बैलेंस पर उसको नोट कर सकते हो। इट गिव यू ए मेज़र ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये आपको जो हमने फोर्स लगाया है उसकी मेज़रमेंट देता है। उसके बाद इसी एक्टिविटी को हमने रिपीट करना है। अब एक पॉलीथीन बैग को अप्लाई कर देना है ब्रिक के चारों ओर। नाउ रैप ए पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस? क्या आपको स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग में कोई अंतर नज़र आया? वट माइट बी द रीज़न? अगर कोई रीडिंग में डिफरेंस है तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? उस रीजन को हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको स्प्रिंग बैलेंस समझाया कि स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस है जो कि हम किसी भी फोर्स को जो फोर्स लगता है उसको मेज़र करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल स्प्रिंग। ये स्ट्रक्चर है स्प्रिंग बैलेंस की। इसके अंदर एक कॉइल स्प्रिंग होता है जो कि स्ट्रेच हो जाता है जब इस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग इज़ मेजर्ड बाय पॉइंटर मूविंग ऑन ए ग्रेजुएटेड स्केल। एक स्केल है, वहाँ पर एक पॉइंटर है। जब पॉइंटर ऊपर और नीचे होता है तो हम स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग नोट कर सकते हैं। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और जो रीडिंग आती है स्प्रिंग बैलेंस पर वो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड दे देता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपने पिछले लेसन में पढ़ा था। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। एक्टिविटी 12.3 अभी आपको फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन समझा रहे हैं, तो अभी एक और एक्टिविटी समझा रहे हैं उसके लिए। मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन ए स्मूथ फ्लोर और ऑन ए टेबल। किसी टेबल पर या स्मूथ फ्लोर पर एक इंक्लाइंड प्लेन बना लीजिए। इंक्लाइंड प्लेन होता है हम किसी चीज़ को टेढ़ा करके रख सकते हैं। यू मे यूज़ ए वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स। इसके लिए आप एक लकड़ी का बोर्ड यूज़ कर सकते हैं जो ब्रिक्स के सहायता से खड़ा कर सकते हैं, या फिर कोई बुक है वो यूज़ कर सकते हैं। पुट ए मार्क विद ए पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पर हम कोई एक मार्क लगा लेते हैं, उस मार्क को हम ए का नाम दे देते हैं। नाउ लेट ए पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। अब कोई पेंसिल सेल लें। पेंसिल सेल वही होता है जो आप बैटरी में या किसी घड़ी में यूज़ करते हैं। उसको आप उस पॉइंट से नीचे की तरफ डाल दीजिए। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले ये टेबल से कितनी नीचे गया, कितनी दूर गया, उस डिस्टेंस को आप मेज़र कर सकते हैं। नाउ स्प्रेड ए पीस ऑफ क्लॉथ over the table. Make sure that there are no wrinkles in the cloth. अब टेबल के सामने आप क्या करेंगे, एक क्लॉथ का यूज़ करते हुए उसको स्प्रेड कर देंगे, और ये ध्यान रहे कि जो हमने क्लॉथ स्प्रेड किया है उसमें रिंकल्स ना हो, मीन्स सलवटें ना हो। और इसी एक्टिविटी को हम रिपीट करेंगे। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। Repeat this activity by spreading a thin layer of sand over the table. Maintain the same slope throughout the activity. जो स्लोप हमने बनाया है, मीन्स इंक्लाइंड प्लेन हमने तैयार किया है, उसको हमने वैसा ही रखना है जैसा हमने शुरू में किया था। इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम। किस केस में जो डिस्टेंस कवर हुई है वो मिनिमम हुई है। Why is the distance covered by pencil cell different every time? Try to reason why. Discuss the result. ये जो हमारा रिज़ल्ट रहा है कि किसी में तो जो हमारा पेंसिल सेल है उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली है, और किसी कंडीशन में उसने बहुत कम डिस्टेंस कवर की है। तो उसी को डिस्कस करेंगे अभी। Does the distance covered depend on the nature of surface on which the cell moves? वास्तव में जिस सरफेस पर सेल मूव कर रहा था, क्या उसकी जो नेचर है
वो डिसाइड करती है कि सेल कितना दूर जाएगा। कुड द स्मूथनेस ऑफ सरफेस ऑफ सेल आल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। और ये स्मूथनेस जो है सरफेसेस की, ये इस पर ही डिपेंड करता है कि सेल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। वास्तव में जो ज़्यादा रफ सरफेस थी उस पर डिस्टेंस कम कवर करेगा और ज़्यादा स्मूथ सरफेस पर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। इसी को समझाते हुए आपको फ्रिक्शन का काज बता रहे हैं, मीन्स रीजन ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन क्यों और कैसे होता है। फ्रिक्शन इज़ काज्ड बाय द इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन किसी भी दो सरफेस के कांटेक्ट में जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, इरेगुलरिटीज़ का मीन्स है सरफेस रफ होना, और ये इरेगुलरिटीज़ सब सरफेसेस में होती हैं, चाहे कोई सरफेस कितनी ही स्मूथ क्यों नहीं दिखाई देती हो। इरेगुलरिटीज़ ऑन टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर। ये दोनों इरेगुलरिटीज़ दोनों सरफेसेस की आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, और जब हम इनको मूव करवाने का प्रयास करते हैं तो फ्रिक्शन इस पर एक्ट करता है। When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. On rough surfaces, there are large number of irregularities. So the force of friction is greater if the rough surface is involved. इसलिए ये जो irregularities हैं रफ सरफेसेस में ज़्यादा होती हैं तो इंटरलॉक भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाता है रफ सरफेसेस में। तो ये आप इरेगुलरिटीज़ का डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। उसके बाद है जो इरेगुलरिटीज़ है उसकी सरफेसेस पर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा। वी सी दैट द फ्रिक्शन इज़ काज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ इन द टू सरफेसेस। इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ़ द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। इसके अलावा जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो किसी फोर्स ने कितनी तेज़ी से दबाई हैं, या हम ये कहेंगे कि किसी सरफेस को कितना ज़्यादा प्रेस किया गया है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा। इसके लिए आपको कुछ और एग्जांपल दिए हैं। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग ए मैट व्हेन द नो बॉडी इज़ सिटिंग ऑन इट। जब किसी मैट को हम खींचते हैं तो उस पर अगर कोई नहीं बैठा हो तो ये काम आसानी से हो जाता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल दिया है। If you want to move a heavy box from one place to another, if you have no such experiences, get that experiences now. What is easier? कि कभी आपने किसी बॉक्स को पुश किया हो, हैवी बॉक्स को या लाइट बॉक्स को। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। The force required to overcome friction at instant at object start moving from rest is a measure of the static friction। यहाँ पर आपको फ्रिक्शन के टाइप बताते हुए स्टैटिक फ्रिक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है और हम उसको मूव करवाने का प्रयास करते हैं तो उस समय जो फ्रिक्शन उस पर काम करता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज़ ए मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए बताया है कि जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उस समय जो फ्रिक्शन हम मेज़र करते हैं उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर। अभी हमने बताया था कि जब जो फ्रिक्शन होता है वो इरेगुलरिटीज़ की इंटरलॉकिंग के कारण होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आपको बता रहे हैं कि जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उनको इंटरलॉकिंग का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो जाता है। इसलिए कोई भी जो चलती हुई कोई ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में रखना काफ़ी आसान है किसी रेस्ट में जो बॉडी होती है उसके कंपैरिजन में।
आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हैव ए नाइस डे।